अदील मलिक साहब, ये जो लड़ाई है ईरान की और इसराइल की लड़ाई है, इसके आपको पाकिस्तान की मईशत और सियासत पे क्या असरात नज़र आ रहे हैं? देखिए, बहुत गहरे असरात होंगे क्योंकि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के साथ जो चीज़ लिंक करती है वो ईरान बहुत बड़ा लिंक है। और ईरान एक फसील के तौर पे था हमारे और मशरिक़ वस्ता के दरमियान। अगर ईरान में हुकूमत जाती है और एक नई पॉलिटिकल रियलिटी आती है, तो तल अवीव से लेके बलूचिस्तान तक एक ही पावर होगी जो रूल करेगी, और वो आपके दरवाजे पे आ जाएगी। फिर हिंदुस्तान का जो ईरान के साथ ताल्लुक था उसमें फिर भी ईरान एक, अभी जो हुकूमत है वो एक तवाजुन रखती है, यानी ईरान के साथ एंगेज करती है क्योंकि वो ग्लोबल साउथ का मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक हद से ज़्यादा नहीं। अब अगर ये हुकूमत चली जाती है तो आपकी एक तरफ हिंदुत्वा होगा और दूसरी तरफ जायनिस्ट इन्फ्लुएंस होगा। और तीसरी बड़ी चीज़ जो हमें सोचने की है वो ये कि जब इराक पे हमला हुआ, तो जो तरीका है, जो पैटर्न है इसराइल का, वो ये है कि वो इंटरनल बॉर्डर्स तब्दील कर देते हैं। यानी बैरूनी आपके सरहदें नहीं बदलती, लेकिन अंदरूनी सरहदें बदल जाती हैं। जिस तरह लिबिया है, लिबिया में दो तीन हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। इराक में कुर्दिस्तान बनाया गया, और कुर्दिस्तान की जो हुकूमत है वो अमली तौर पे उस पर इसराइली और ख़ास तरह का वही जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उनको ऑटोनॉमी है। तो हमारे लिए जो बड़ा एक चैलेंज होगा वो ये कि क्या ये तो नहीं कि बलूचिस्तान, ग्रेटर बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, और जिस तरह कुर्दिस्तान में एक हुकूमत बनाई गई और स्टेट विद इन ए स्टेट, उस तरह से हमारे बॉर्डर के नहीं, ऊपर भी लेकिन आ जाए। अदील मलिक ये एक साहब, जो इम्पोर्टेंट। जो ग्रेटर बलूचिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो मैप है, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी बलूचिस्तान तो नहीं है ना, उसमें तो ईरान का बलूचिस्तान भी है और उसमें वही मैं अफगानिस्तान बात के कर कुछ हिस्से भी शामिल हैं। तो बिल्कुल, 3 मुल्कों बिल्कुल, को तोड़ के एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनता है। बिल्कुल। तो एक बिल्कुल ये बनता है। और इसमें देखिए, जो बड़ी चीज हमें समझनी चाहिए कि जो जियो पोलिटिकल चेस बोर्ड है उसमें एक यूरेशिया ब्लॉक है और एक मिडिल ईस्ट है। तो अगर यहाँ पे रियलिटी तब्दील होती है तो जो यूरेशिया है और मिडिल ईस्ट है उसके दरमियान खत्म हो जाएगा फासला। और उसमें हमें ये समझना चाहिए कि जो चीन है, वो जब हमने अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद की, तो उस वक्त चीन साइड पे बैठा था, ऑब्जर्व कर रहा था, रिलक्टेंटली एंगेज कर रहा था। लेकिन अब अगर यहाँ पे सूरत हाल बिगड़ती है तो चीन का डायरेक्ट स्टेक होगा, क्योंकि ये पूरी यूरेशियन पॉलिटिक्स को शेप करेगी। ठीक है। इस लिहाज से मेरे ख्याल में हमारे लिए, हमारे डिसीजन मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे कमज़ोर कड़ी है, जिसको हम वीकेस्ट लिंक कहते हैं, वो बलूचिस्तान है। इसलिए हमें बलूचिस्तान में लोगों को नुमाइंदगी, हकीकी नुमाइंदगी देनी चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करना चाहिए, और अपने हाउस को फौरी तौर पे इन ऑर्डर करें, क्योंकि हमें इस वक्त जो चेंजेस हैं वो दस्तक दे रही हैं हमारे दरवाजे की। अच्छा, उज़ैर यूनुस साहब, ये मैं अब आपकी जो रिपोर्ट है, जो अभी आपने जून के पहले हफ्ते में ही लिखी है और उसके फ़ौरन बाद ही इसराइल ने ईरान पे हमला भी कर दिया, एंगेजिंग पाकिस्तान इन अ न्यू एरा ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी, जो हुडसन इंस्टीट्यूट के लिए आपने कुछ दीगर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर रिपोर्ट लिखी है। तो इस रिपोर्ट में मुझे ईरान का जिक्र भी नज़र आ रहा है, बल्कि शुरू में ही आपने जिक्र कर दिया है। और आपने इस रिपोर्ट में इस राय का इजहार किया गया है कि ईरान ऑल्सो रिमेन्स अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल shared interests between Washington and Islamabad. The United States has held discussions with the Gulf Arab countries and extending a security umbrella to protect them. यानी कि आप ईरान के ख़िलाफ़ ये समझ रहे हैं कि ईरान के हवाले से जो अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उस सिलसिले में पाकिस्तान भी कोई रोल प्ले कर सकता है। और आज मुलाकात भी हो रही है वाशिंगटन डीसी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सदर ट्रंप के साथ। वैसे तो ये मुलाकात 6 हफ्ते पहले प्लान की गई थी, जब अभी ये जंग शुरू नहीं हुई थी। लेकिन जो आपकी रिपोर्ट है, अगर इसको भी सामने रखें तो बहुत से इसमें एस्पेक्ट्स कवर किए हैं आपने। आपने इंडिया का जिक्र भी किया है और ट्रेड और इकोनॉमी का भी जिक्र किया। लेकिन क्योंकि इस वक्त ईरान और इसराइल की लड़ाई चल रही है, तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि ईरान के मामले पर पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के साथ क्या ताउन कर सकते हैं? मीर साहब, ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर रीजन है उसके अंदर पाकिस्तान को 2 या 3 बड़े इश्यूज का सामना है, जिस पे अमेरिका के साथ कोऑपरेशन जो है वो अलाइनमेंट होती है पाकिस्तान की, और सऊदी अरब और यूएई के साथ और कतर के साथ भी होती है। नंबर 1 है, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस बलूचिस्तान में, लेकिन हमने पिछले क्राइसिस में भी देखा पाकिस्तान में गुजरांवाला या पंजाब तक ईरानी डीजल और ईरानी पेट्रोल जो है वो स्मगल होके आता था। तो जब स्मगलिंग होती है सैंक्शंस की वजह से, तो कैश इकोनॉमी बढ़ती है,
उसमें फिर क्रिमिनल नेटवर्क्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वही पैसा दहशतगर्द गिरोहों की जेब में भी जाता है जिससे वो असला खरीदते हैं और एंड में पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनको शहीद किया जाता है उस टेररिज्म या उस दहशतगर्दी के बाद। तो इस पूरे कोऑपरेशन के अंदर अमेरिका के साथ जो है पाकिस्तान का एक अग्रीमेंट तो नहीं, लेकिन एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि हमें इस बॉर्डर रीजन के अंदर जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, मिलिटेंट नेटवर्क्स हैं, आज शायद वो दाइश को सपोर्ट करें, कल बीएलए को करें, तीसरे दिन किसी और को करें, उनके ऊपर नजर रख के कोऑपरेशन हमें करना जरूरी है। नंबर एक। नंबर दो इशू जो है वो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में इसी दहशतगर्दी की वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स होनी है माइनिंग के अंदर, जैसे रिकोडिक का केस है या ग्वादर के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी है, वहाँ इन्वेस्टर नहीं आता और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, चाहे वो रिकोडिक में बैरिक गोल्ड हो जो कि कनेडियन कंपनी है, या चीनी इन्वेस्टमेंट हो या यूरोप की इन्वेस्टमेंट हो, उसे लाने की कोशिश कर रहा है। तो ज़रूरी यह है कि खत्ते के अंदर तमाम ममालिक बिलखुसूस ईरान के साथ बैठ के और अमेरिका के साथ और सऊदी अरब के साथ बैठ के कोऑपरेशन की जाए कि हमें यहाँ तिजारत करनी है और तिजारत जो है वो मिनरल्स, माइंस और एम्प्लॉयमेंट की चीज़ें जो बढ़ाएं उनमें करनी है, दहशतगर्दी में और प्रॉक्सी मिलिटेंसी के अंदर नहीं करनी। नंबर दो। नंबर तीन ये कि अगर खिते के अंदर अमेरिका जो है वो अपना किरदार कम करना चाहता है ओवर द मीडियम टर्म, जो कि सदर ओबामा के ज़माने से इस बात पे जो है वो बातचीत डीसी के अंदर हो रही है, तो ज़रूरी ये है कि रीजनल पावर्स बिलखुसूस सऊदी अरब, पाकिस्तान जो है वो एक रीजनल अग्रीमेंट करें कि हमने इस खत्ते के अंदर अमन व अमान कैसे रखना है, क्या रूल्स ऑफ द गेम होंगे। तो वो रूल्स ऑफ द गेम अगर आपने तय करने हैं तो अमेरिका के बगैर तय नहीं हो सकते, तो उसमें भी इंगेजमेंट की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान अमेरिका की। तो ये व्यू है मेरा और अदील साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में इंगेजमेंट हो, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ईरानी हुकूमत अगर जाती है और उसके खिलाफ कोई और हुकूमत आती है उसके बाद तो उस पर जो है वो ज़ायनिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। मैं समझता हूँ ईरान जो है वो नेशनलिस्ट ही रहेगा, उसका एक स्ट्रेटिजिक पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से रहा है विद रिगार्ड्स टू इसराइल, और वो हुकूमत या रेजीम बदलने से इतना ज़्यादा उसमें मैं तब्दीली आने वाले महीनों में एटलीस्ट नहीं, नहीं लेकिन देखता। उज़ैर साहब, ये जो एक साबिक शाह ऑफ ईरान हैं, उनके जो एक बरखुरदार हैं रज़ा पहलवी साहब, तो वो तो ईरान पर इजरायली हमले को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वही है अमेरिका और इजराइल का जो एक ट्रम्प कार्ड हैं वो वही हैं, उनको लाना चाहते हैं वहाँ पे। तो वो तो इजराइल के हमले को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर रजीम चेंज होती है तो उनको तो ईरानी अवाम कबूल नहीं करेंगे। जी, ईरानी अवाम बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे, और अगर हमारे सामने शाम और इराक का एक्सपेरिमेंट मौजूद है अमीर साहब, शाम के अंदर सीरिया की हुकूमत जो है वो बड़ी कमज़ोर थी बशार अल असद की। शाम के अवाम सालों से, दिहाइयों से खड़े हो गए थे उनके खिलाफ, लेकिन 14 साल लगे उस हुकूमत को जाने में। इराक के अंदर भी सद्दाम हुसैन को गिरा दिया गया, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी आसानी से हुकूमत बन गई और बाकी इश्यूज नहीं हुए। तो ये जो डीसी के अंदर बिलखुसूस ट्रम्प के करीब लोग उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेजीम चेंज की कहानी लगती तो बड़ी ज़बरदस्त है और आसान है, लेकिन दुनिया की तारीख इस बात की, बिलखुसूस मिडल ईस्ट की तारीख इस बात की गवाह है कि रेजीम को गिराना बड़ा आसान होता है, उसके मुतबादल में कोई ऐसा रेजीम खड़ा करना जो कि अवाम के लिए कबूल हो और जिसके बाद स्टेबिलिटी आए और इंस्टेबिलिटी ना हो, ये नहीं हो पाता। तो बेहतर ये है कि आप ठीक है ईरान को कमज़ोर रखना चाहते हैं तो रखें, लेकिन इस हद तक ना जाएं जहां रेजीम जो है वो खुद ही गिर जाए और फिर इंस्टेबिलिटी की एक लहर जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेके लेबनान और फ़लस्तीन तक जो है वो पूरे खत्ते को एक नई जंग के अंदर धकेल दे, जो कि इस वाली जंग से और ज़्यादा खौफनाक होगी।